This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी प्रस्तुत है। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। इसकी रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो हम ये कहानी पेश कर रहे हैं। ये कहानी है गोवा में जो हाल ही में एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है, उसकी कहानी ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी इतनी ज़्यादा चर्चित है कि अभी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी इस एक वक्तव्य में उनका जिक्र भी किया था कि एक महिला ने किस तरह से अपने बच्चे की हत्या कर दी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी की जो हमारी मेन किरदार है, उनका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ हैं और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह एक एथिक्स विशेषज्ञ और डाटा वैज्ञानिक है, जिनके पास डाटा साइंस टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप और उद्योग में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्ष का अनुभव है। तो काफ़ी तकनीकी योग्यताएं, काफ़ी पढ़ी लिखी ये महिला। तो ये महिला उत्तरी गोवा के कोंडोलुम में एक सर्विस अपार्टमेंट में 6 जनवरी को चेक इन करती हैं। अब जो ये अपार्टमेंट्स रहते हैं, ये आम होटलों से थोड़ा अलग रहते हैं। जो लोग गोवा में जाकर कुछ देर शांति में रहना चाहते हैं, थोड़ा अकेलेपन में रहना चाहते हैं, वो लोग इस तरह के अपार्टमेंट्स बुक करवाते हैं। ये अपार्टमेंट थोड़ी सी आम आबादी से, जहाँ आम टूरिस्ट जाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर होते हैं। तो ये महिला वहाँ पर 6 जनवरी को चेक इन करती हैं और उसके बाद 2 दिन तक वहाँ रहती हैं और 8 जनवरी को वहाँ से निकलती हैं। अब निकलने से पहले वो जब ये चेक इन करती थी तो उनके साथ उनका एक 4 साल का बच्चा भी था। ये सूचना उन्होंने अपने चेक इन के दौरान बताई कि मैं सूचना सेठ हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, अपना आईडी वगैरह दिया, जो भी उनका प्रोसीजर रहता है। उसके बाद 8 जनवरी को जब ये चेकआउट करती हैं तो ये होटल के स्टाफ से बोलती हैं कि उन्हें एक टैक्सी की नीड है ताकि वो बेंगलुरु जा सके, क्योंकि वो बेंगलुरु से आई थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी। तो होटल का स्टाफ उनके लिए एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देता है। वो महिला उस टैक्सी में बैठती हैं। बैठने से पहले उनका जो बैग होता है, उसमें वो उस टैक्सी वाले की हेल्प लेती हैं कि आप इस बैग को टैक्सी के अंदर रख दीजिए। तो जो टैक्सी वाला शख्स है, उसके बयान के अनुसार उसने उस महिला को बोला कि इस टैक्सी में, ये बैग में आपका बहुत ज़्यादा वेट है, आप इसे थोड़ा खाली कर दीजिए तो बेहतर होगा। लेकिन महिला उसे खाली करने से मना कर देती है। तो टैक्सी वाला मुश्किल से उस बैग को उस कार के अंदर रख देता है और दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। अब इस दौरान जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं, पीछे से जहाँ पर वो ठहरी थी, वहाँ का जो स्टाफ है वो सफाई करने के लिए आता है। कुछ देर के बाद, इमीडिएटली ऐसा नहीं होता, कुछ घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद वहाँ सफाई के लिए एक शख्स पहुँचता है और जब वो सफाई के लिए वहाँ पहुँचता है तो जब वो दरवाज़ा खोला जाता है उस अपार्टमेंट का, तो वो वॉशरूम में देखता है कि वहाँ पर एक टॉवल है और टॉवल में बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। तो जब ऐसा देखा जाता है तो वो तुरंत इसकी सूचना अपनी मैनेजमेंट को देता है। अब यहाँ देखने वाली बात एक और भी थी, क्योंकि ये एक होटल के माहौल से थोड़ा सा अलग माहौल इन अपार्टमेंट्स का रहता है। तो एक 4 साल का बच्चा जिसने चेक इन ज़रूर किया था, वो कैमरे में भी था, लेकिन जब वो महिला ने चेकआउट किया तो वो 4 साल का बच्चा उसके साथ नहीं था। तो अकेला बच्चा कहाँ जा सकता है, ये भी उनको एक थोड़ा शक हुआ। और उसके बाद जैसे ही वो ब्लड मिला तो उसकी सूचना उन्होंने अपने मैनेजर को दी और मैनेजर ने इसकी सूचना लोकल पुलिस को दी। लोकल पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है और जल्दी से वहाँ देखने की कोशिश की जाती है, चेक करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो ब्लड का ही सैंपल्स थे जो वहाँ पर ब्लड बिखरा हुआ था। उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस बात को ढूंढने में कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी कुछ वारदात हुई है, क्योंकि हर तरफ खून बिखरा हुआ था और उसे साफ किया गया था। तो इसके बाद वहाँ उन्हें कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कफ सिरप की दवाई। तो पूछने पर होटल का स्टाफ बताता है कि कफ सिरप इस महिला ने मांगा था। इसने बोला था कि इसके बच्चे को कफ है, खांसी है, तो उसे इस कफ सिरप की ज़रूरत है। तो उसे कफ सिरप होटल के कर्मचारियों ने ही छोटी बोतल ला कर दी थी, लेकिन वहाँ पर एक कफ सिरप की बड़ी बोतल पूरी खाली थी और एक छोटी बोतल पूरी खाली थी। तो पुलिस को ये चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, एक खून से सना हुआ टॉवल और एक कफ सिरप की बोतलें। तो उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है। अब क्योंकि होटल स्टाफ ने ही ये टैक्सी बुला कर दी थी, अब होटल स्टाफ के पास उस टैक्सी वाले का भी नंबर होता है। तो उस टैक्सी वाले को फ़ोन किया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी महिला है, इसे तुरंत आप
किसी नज़दीकी थाने के पास ले जाओ, हमें इससे कुछ पूछताछ करने की ज़रूरत है। तो टैक्सी वाला काफ़ी समझदारी सब काफ़ी सूझबूझ से काम लेता है। उसे पहले ही इस महिला पर शक होता है क्योंकि वो तकरीबन 10 घंटे का सफ़र कर चुके होते हैं और इस 10 घंटे के दौरान वो महिला कहीं रुकती नहीं है, कोई बात नहीं करती है, सिर्फ 10 घंटे में एक बार पानी पीती है। यह उस टैक्सी वाले का बयान है कि मुझे पहले ही इस महिला पर शक था। पहला शक तो ये था कि इसके बैग में न जाने क्या है, इसने खाली करने से उसे खोलने से मना कर दिया था। उसके बाद उसे दूसरा शक तब हुआ जब रास्ते में वो जा रहे थे तो उसे पता चलता है कि रास्ते में एक जगह पर काफ़ी बड़ा जाम है जिसमें 3 से 4 घंटे खराब हो सकते हैं और बेंगलुरु पहुंचने में उन्हें 11 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। कर्नाटक गोवा सीमा पर भारी ट्रैफिक जाम था जिसमें जो टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रे जॉन था, उसने इस महिला को सुझाव दिया कि मैं आपको नज़दीकी हवाई अड्डे पर छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी जो महिला थी उन्होंने उस प्रस्ताव को मना कर दिया और बोला कि मुझे हवाई अड्डे से नहीं, मुझे अब इसी टैक्सी से जाना है। इससे ड्राइवर का भी पहले ही संदेह उस पर बढ़ गया था। तो जब ड्राइवर को यह फ़ोन आता है तो पुलिस के द्वारा उसे बताया जाता है कि इस महिला को आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाइए, हमें इससे पूछताछ करनी है। तो ड्राइवर के दिमाग में एक तरकीब आती है, वो समय बिताने के लिए रणनीतिक रूप से सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट में रुकता है और महिला को बोलता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके पास वहाँ पर उन्हें एक कांस्टेबल मिले और उस कांस्टेबल की मदद से इसने कॉल किया अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कि ऐसे ऐसे मुझे पुलिस का कॉल आया है और गोवा पुलिस ने बोला है कि इस महिला को आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाइए। ये जगह थी चित्रकूट और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर वो काफ़ी नज़दीक है, कुछ 200 300 500 मीटर की दूरी पर, नॉट किलोमीटर सॉरी, कुछ 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। तो यह ड्राइवर काफ़ी चालाकी से उस महिला को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है तो महिला उससे पूछती है कि आप पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं। तो ड्राइवर फिर से जवाब देता है कि बस मुझे 2 मिनट काम है। अब पुलिस पहले ही तैयार थी और जैसे ही ड्राइवर वहां पहुंचता है तो पुलिस तुरंत बाहर निकलती है, महिला को बाहर निकाला जाता है और उस बैग की तलाशी लेनी शुरू की जाती है। जैसे ही डिक्की खोलकर बैग को खोला जाता है तो सामने एक कटी हुई लाश मिलती है जिसे काफी टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया था। महिला 2 मिनट का ही समय लेती है और झट से मान जाती है कि यह उसी का बेटा है और काफी शांति से जवाब देती है कि हाँ, ये मेरा बेटा है और इसकी हत्या कर दी गई है। अब ये जो पूरी कहानी थी ये काफ़ी स्तब्ध करने वाली थी। उधर होटल को भी इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ, इस महिला ने इस तरह से इस बच्चे का कत्ल किया है। तो तुरंत उस जगह को सील कर दिया जाता है और पुलिस हरकत में आती है, इस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्योंकि ये क्राइम गोवा में हुआ था तो इसे गोवा लाया जाता है। अब यहाँ पर लाने के बाद जब पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है तो जैसा कि पहले मैंने आपको इस कहानी में बताया कि कुछ कफ सिरप की बोतलें मिली, कुछ खून के धब्बे, एक टावल खून से सना हुआ, उस तरह की चीज़ें मिली। अब जो लाश मिली थी उसे उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था, एक काफ़ी चाकू की तरह, जैसे कोई मीट काटता है इस तरह से उसको चॉप किया गया था। अब जो कहानी अभी तक जुड़ने में सामने आई कि इसने महिला ने उसे किस तरह से मारा हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान उसे किसी की तरह के गला दबाए जाने के, अपनी हाथों से गला दबाए जाने के किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, जो अभी पहला रुझान है, कि इस महिला ने उस बच्चे को पहले कफ सिरप पिलाया ताकि उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। कफ सिरप में काफ़ी एक नींद का एलिमेंट भी रहता है, उसे बच्चे को नींद आने लग जाती है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आप जब देखिए किसी बच्चे को कफ होती है तो उसे 1 या 2 चम्मच पिलाने को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने 2 बोतलें कफ सिरप की उस बच्चे को पिला दी। उसके बाद बच्चा शायद जब नींद में था तो किसी तकिए से या किसी चीज़ से उसका मुंह दबाकर उसका सांस रोकी गई, उसका गला घोटा गया। उसे हाथों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, उसने अपने हाथों से उस बच्चे का गला नहीं घोटा, किसी चीज़ से दबाकर गला घोटा। और उसके बाद जब वो बच्चा मर गया तो उसके बाद उसने उसको चॉप किया, उसको काट के बैग में डाला और उसका जो भी खून का उसने जैसे धोना था या जो चीज़ें उसकी दिमाग में आई उसने किया और 8 तारीख को उसने वहाँ से चेकआउट कर लिया। तो यह सब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उस घटना पर, उस जगह पर हुआ।
इसके बाद जब पुलिस ये अभी प्राथमिक एक जांच होती है उसमें ये बातें सामने आई हैं, अभी कड़ियां पुलिस जोड़ रही हैं और आगे भी हम आपको बताएंगे। अब जो इसकी कहानी पीछे की सामने आई कि उसने ऐसा कत्ल क्यों किया, वो कहानी यह सामने आई कि 2010 में इसकी शादी अपने जो उनके पति थे उनके साथ होती है, और वो अभी विदेश में नौकरी करते थे, इंडोनेशिया में। और उनसे इनका तकरीबन 8 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी इन्होंने दी हुई थी। इनकी आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो अब जब तलाक की अर्जी दी हुई थी तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अपने पति से नफरत करती थी, और अब बच्चे की कस्टडी इनके पास थी। अदालत ने बच्चे की कस्टडी इनके पास दे रखी थी, लेकिन धीरे धीरे अदालत का जो रुझान था वो चेंज हो रहा था। अब अदालत ने पहले तो इन्हें वीडियो कॉलिंग करने की, यानी कि इस महिला के पति को अपने बच्चे से वीडियो कॉल के ज़रिए बात करने की इजाज़त दी, और उसके बाद अभी पिछले ही नवंबर में, यानी कि 2 महीने पहले, अदालत ने उन्हें अपने बच्चे से पर्सनली मिलने की भी इजाज़त दे दी। तो इस वजह से महिला को लग रहा था जो कि कहीं मेरे बच्चे का भावनात्मक रूप से अपने पिता से कोई नाता ना रहे, क्योंकि वो उसके पिता से अब इतनी नफरत करती थी कि वो अपने बच्चे की परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। तो अब देखिए, जब आप इस पूरी घटना को सोचेंगे तो उसकी जो अपने बच्चे के लिए प्यार था, अगर उसकी तुलना हम अपने उसके पिता से नफरत के लिए करें तो उसके पिता के लिए जो नफरत थी वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि उसे अपने बच्चे का प्यार भी नज़र नहीं आया और उसने अपने इस बच्चे को ही काट दिया। पिछले 5 रविवार से, क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था कि वो अपने बच्चे से रविवार को मिल सकते हैं, पिछले 5 रविवार से सूचना सेठ ने उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया था, यानी कि पिता और बच्चा नहीं मिल पाए थे। उसके बाद अभी जो ये तारीख थी, 7 तारीख तय की गई थी कि जिस दिन बच्चे के पिता बच्चे से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही 6 तारीख को यह महिला उस बच्चे को लेकर गोवा चली गई, और उधर 7 तारीख को उसके पिता 2-3 घंटे वेट करने के बाद वहां से चले जाते हैं। हालांकि वो बेंगलुरु में थे, वो बेंगलुरु में उस जगह पर जहां ये महिला रहती थी उस जगह गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और वो वापस घर चले जाते हैं। अब इतना सब होने के बाद उधर ये महिला उस बच्चे को वहां पर ले जाती है और वहां पर इस तरह से उसका कत्ल कर देती है। बच्चे के पिता वेंकटरमन जो जकार्ता इंडोनेशिया में थे, मंगलवार रात चित्रदुर्ग के हिरीपुर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद अपने बेटे के शव को अपने कब्जे में कर लिया। यही वह जगह भी है। उन्हें सोमवार रात को इस महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को गोवा लाया गया था। हालांकि बाद में इस महिला ने एक बार अपने बेटे की हत्या से इनकार भी किया है और पुलिस को बताया है कि ये बच्चा उनका पहले ही मृत था जब वो सुबह उठी, और इस तरह की चीज़ें भी बीच में सामने आई हैं। अब अदालत ने इन्हें 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस और बारीकी से इसकी जांच करेगी, और उस बच्चे के बैग, जो उसका बैग था जिसमें उसको शव को रखा गया था, उसमें एक नोट भी मिला है जो भी वो महिला के द्वारा ही लिखा गया है। उस नोट में इस महिला ने अपने पति के द्वारा की गई हिंसा और जो भावनात्मक क्षति उसे पहुंचाई है उसका जिक्र किया है। तो उससे यह भी लग रहा है कि महिला काफ़ी परेशान थी, उसकी दिमागी हालत काफ़ी दुखी थी वो दिमागी रूप से, और टेंशन में थी। और इसके साथ साथ एक जो और गौर करने वाली बात है, बच्चे को मारने के बाद इस महिला ने अपनी नस काटकर खुद को भी मौत के हवाले करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाई। हालांकि खून तो बहा, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई। तो इसके कट भी वहां पर था जिसे टैक्सी ड्राइवर ने भी देखा और उसे उसकी वजह से भी शक हुआ। तो दोस्तों, ये थी सारी कहानी, किस तरह से वो महिला अपने बच्चे को अपने पिता से दूर करना चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ पर लेकर आई और वहाँ पर लाकर उसे इन कारणों में इस तरह की मानसिक परिस्थिति में उसका कत्ल कर दिया, और उसके बाद उस बैग को लेकर वहाँ से चली। टैक्सी ड्राइवर को भी शक हुआ, और पीछे से जब होटल के स्टाफ ने कमरा खोला तो उन्हें भी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिली। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आगे ड्राइवर को, और ड्राइवर ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। तो ये आज की एक जीवन की सच्चाई है। लोग इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं, लेकिन इस तरह का मतलब ये मैं तो कहूँगा कि मुझे ये जब मैंने पहले कहानी सुनी, मुझे सीधा उस बच्चे का ध्यान आया, उस 4 साल के मासूम बच्चे का, जिसका शायद कोई कसूर भी नहीं था। उसे 4 साल में उसने शायद कुछ दुनिया भी नहीं देखी थी। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा वो जब उस
वहाँ पर होटल में गया होगा, उस जगह पर गया होगा, वो कितना खुश गया होगा कि अपनी माँ के साथ वो छुट्टियाँ बिताने जा रहा है, अपने पिता से मिलने वाला है। लेकिन देखिए, इस तरह की निर्दयी दुनिया में कहूँगा कि जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अपना देखना आता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, और इस तरह की चीज़ों में एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी गई। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ प्रयास किया है, आपके सामने कुछ ला सके हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। हम आगे भी कोशिश करेंगे, इस केस में कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएं। क्राइम भेड़िया चैनल पर बने रहिएगा, जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।